हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ शाश्वत क्लासेस में, जो कि है अतुल स्क्रीन चैनल पर। मैं आपके साथ क्लास 9 की NCERT बुक्स को स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी साइंस। उसमें चैप्टर 8 सबसे पहले पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम सेम वैसे ही पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे NCERT ने प्रोसीड किया है। जैसे जैसे चैप्टर में दिया हुआ है हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने फोर्स बताया है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए हैं, अरिस्टोटल, गैलीलियो और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स और उनके स्टेटमेंट्स बताए हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इनर्शिया क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मोमेंटम क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते हम नेक्स्ट क्लास में जाकर के जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं या जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वाले क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे सेकेंड क्लास में। इस क्लास में आपको मिलने वाला है कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और बहुत ही इजी तरीके से एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी क्लास का स्तर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अभी आप पहली क्लास में पेन पेपर लेके ना भी बैठ पाए तो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही जनरल टर्म्स में मैं आपको समझाऊँगी। कोई विशिष्ट भाषा या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या किसी भी तरह की ऐसी कोई न्यूमेरिक्स का प्रयोग नहीं करूँगी जिससे आपको कठिनाई हो। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता क्या है? जनरल टर्म्स में बात करें तो जो शक्ति है, जो बल है, हमारे अंदर जो पावर है वो क्या है? फोर्स है। हाँ, फोर्स ही तो है। मेरे अंदर अगर बल नहीं है तो मैं इस पेन को नहीं उठा पाऊँगी, मैं किसी बुक को नहीं उठा पाऊँगी, किसी टेबल को पुश नहीं कर पाऊँगी, किसी दरवाजे को खींच नहीं पाऊँगी। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम गेट को पुल करते हैं। वहाँ के गेट्स ग्लास वाले होते हैं तो टाइट से होते हैं, पुल करते हैं। समटाइम्स हम कुछ चीज़ों को पुश करते हैं। तो ये सब किस कारण से हम कर पाते हैं? ये सब हम फोर्स के माध्यम से कर पाते हैं। और इसी को अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो फोर्स क्या है? फोर्स इज a push and pull to an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल क्या है? फोर्स है। अब हम देखते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे, अगर हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है, उतना बल है, तो हम उसको अपनी ओर खींच पाएंगे, तो उसकी पोजीशन में बदलाव आएगा। समटाइम्स हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसकी शेप में बदलाव आता है। अभी वो इतना सा था और अब वो बढ़ कर के इतना बड़ा हो गया। और समटाइम्स हम उसको इतना खींच देते हैं, इतना उस पर बल लगा देते हैं, इतना फोर्स लगा देते हैं कि वो स्ट्रेच होकर टूट जाता है। तो वो भी क्या है? फोर्स ही है। तो फोर्स क्या है? इट इज़ अ पुश एंड पुल टू एन ऑब्जेक्ट बाय विच और इट अफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है इससे? इट कैन bring a change। इस तरीके का चेंज लाएगा। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है, चेंज इन पोजीशन, शेप, साइज चेंज कर सकता है ना। पोजीशन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। और ऑल टुगेदर अगर हम इस चीज़ को बोलें तो क्या चेंज कर सकता है? उसकी स्टेट चेंज कर सकता है। वो जिस सिचुएशन में अभी है उस सिचुएशन को चेंज कर सकता है। तो ऑल टुगेदर स्टेट। अच्छा, एक और चीज़ है, आप इस स्टेट को केमिस्ट्री वाले स्टेट से रिलेट मत करना फिलहाल के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही तीनों चीज़ों को, सारे जितने भी एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं हम उनको कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप बोलोगे गैस से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लास 9 में ही फर्स्ट यूनिट है मैटर, उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फिजिक्स के टर्म्स में। तो फोर्स क्या है? इट इज़ अ पुश एंड पुल टू एन ऑब्जेक्ट इन विच इट कैन ब्रिंग अ चेंज टू पोजीशन, shape and size of any object. Altogether, it can change the state in which it is relaxing. अच्छा, अब बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है?
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट एक मैटर है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक बॉडी है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, एक वस्तु है। तो इसी वस्तु के बारे में अरिस्टोटल ने, जो कि आपकी बुक में ऐसा ही है, आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थ्योरेटिकल पूरा जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे मैं बता रही हूँ। अरिस्टोटल हैं, उन्होंने कहा सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्टैटिक रहना चाहता है। स्टैटिक मतलब वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन एंड इट वांट्स टू रिमेन इन द सेम कंडीशन ऑफ रेस्ट। कोई कार है, वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है। कोई भी वस्तु है, नेचर की कोई भी वस्तु, प्रकृति की कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। ये किसने बोला? ये बात बोली अरिस्टोटल ने। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा नकारा, किसने नकार दिया? गैलीलियो ने। गैलीलियो की जो एनालिसिस है, उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। यहाँ पे उन्होंने एक बॉल को पुट अप किया। जब इन्होंने ऊपर एक बॉल को पुट अप किया तो वो बॉल धुलकती धुलकती कहाँ आई? नीचे आई। इसकी स्पीड नीचे जाते हुए कैसी हो गई? बढ़ गई। ऑब्वियसली जब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर कोई चीज़ नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्लेन लिया, बॉल को यहाँ पुट अप किया और इसको फोर्स लगाया यहाँ से और इसको ऊपर जाने दिया। तब क्या हुआ? तब ये स्पीड इसकी कैसी हुई? धीरे धीरे कमती गई। अभी क्या है, यहाँ से फोर्स ज़्यादा लगा है, स्पीड थी उसको, लेकिन वो ऊपर जाके कम हो गई और रिटर्न आ गई। तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। गैलीलियो ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट wants to be in rest always, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा है? उसको हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी नेचर में बदलाव आएगा। अगर वो मोशन में है और उसको फोर्स लगा के स्टॉप कर रहे हैं तो वो स्टॉप हो जाएगा, और अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है और उसको फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। तो ये वाली जो थ्योरी है इंक्लाइंड प्लेन के साथ प्रूव करने की कि रेस्ट में है और इस पर अपन ने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो मोशन में आ गया, है ना, और मोशन में है और फोर्स अप्लाई किया तो काय में आ गया? रेस्ट में आ गया। यही चीज़ को बाद में जाकर के न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने आगे चल के लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस जो साइंटिस्ट रहे हैं उनकी स्टडी करते हुए ही आगे बढ़े होंगे। हमेशा ऐसे ही होता है कि हम पुराना देखते हैं, फिर उस पर खोजें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन ने यही कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो वो मोशन की कंडीशन में ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। गैलीलियो ने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा उस कंडीशन में रहना चाहता है जिसमें वो है, भले ही वो मोशन की कंडीशन में हो, भले ही वो रेस्ट की कंडीशन में हो, लेकिन वो हमेशा कैसा रहना चाहता है? उसी कंडीशन में रहना चाहता है। और न्यूटन ने क्या कहा कि जी हाँ, वो अपनी उसी कंडीशन में तो रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। अच्छा, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन it remains in the same state until unless an external force is applied. Okay,
न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। जैसे कि अगर कोई बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, ये बोर्ड रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है, इट इज़ एन स्टैटिक पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। जब तक मैं इसको पिकअप नहीं करूँगी तब तक ये नहीं यहाँ से हटेगा। सेम अगर कोई कार चल रही है तो वो चलेगी, उसमें जो पेट्रोल है, एनर्जी है, अगर वो पर्याप्त है वो चलती जाएगी जब तक कि हम उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बात किसने कही? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कही है। अच्छा, इसकी ये जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, अभी मैं इसको रब करने जा रही हूँ, फिर आपको इस वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जो टेंडेंसी है ना, ये जो टेंडेंसी है wants to be in rest और in motion, मतलब सीधी बात है, इसकी स्टेट में चेंज को ये अपोज कर रहा है। तो ये अपोज करने का जो नेचर है, टू अपोज दी चेंज, ओके, टू अपोज दी चेंज। कौन सा चेंज? कौन सा चेंज? जो वो किस वजह से आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा आ रहा है। मतलब आप कोई बैठा हुआ है और उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हुआ ना कि वो अपोज करेगा कि भैया मेरे को नहीं उठना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोचिंग पढ़ने के लिए जाना है या स्कूल जाना है और आप जाना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको चाटा पड़ेगा, किसका? मम्मी का। तो लेकिन जो आपका नेचर है अपोज करने का कि मुझे नहीं जाना, दैट इज क्या? आलस। और वही क्या है? इनर्शिया है। कि टू अपोज द चेंज इन स्टेट ड्रिवन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इनर्शिया। ठीक है? तो अच्छा, अभी हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं पढ़े हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो ये क्या है कि अपनी स्टेट में चेंज लाने को जो अपोज करे वो इनर्शिया है। अब ओबियसली इनर्शिया डिपेंड करेगा मास पर, जिसका जितना ज़्यादा मास वो उतना अपोज करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सी रबर की बॉल है और एक कोई पत्थर है। आप रबर की बॉल को पैर मारेंगे, फटाक से जाएगी आगे, अपोज करेगी, थोड़ा सा अपोज करेगी, जो कि आपको नेग्लिजिबल फील होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो। पत्थर को भी आप मारोगे, थोड़ा सा ही जाएगा, ज़्यादा बड़ा पत्थर होगा तो नहीं जाएगा। तो सीधा तो इसने ज़्यादा अपोज किया, इसका मास ज़्यादा है तो इसने ज़्यादा अपोज किया। तो जिसका मास ज़्यादा है उसके अंदर इनर्शिया भी कैसा है? ज़्यादा है। जिसका मास कम है उसके अंदर इनर्शिया भी कैसा है? कम है। तो इनर्शिया हमेशा डिपेंड करता है मास पर। सीधी सी बात है, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। जस्ट अ मिनट। ओके, सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस रह गया था। दो टाइप के फोर्सेस हैं, अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स। सबसे पहले हम बैलेंस फोर्स की बात कर लेते हैं। ये कोई ब्लॉक है, इसको आप यहाँ से खसका रहे हो, ठीक है? आप यहाँ से इसको खसका रहे हो और यहाँ से अपोज कर रहा है कौन? आपका फ्रेंड। यहाँ से आपने जितना फोर्स लगाया सेम फोर्स उसने लगाया, सेम। तो क्या ये हिलेगा? बिल्कुल नहीं, ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि यहाँ से आपने फोर्स लगाया, यहाँ से आपके दोस्त ने लगाया, दोनों का फोर्स बराबर हो गया और कट के कैसा हो गया? जीरो। तो जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, अपोजिट फोर्सेस होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है बैलेंस्ड फोर्स में, समटाइम्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, सपोज इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर कहीं से भी लग रहा है, तो क्या होता है नेट फोर्सेस हमेशा कैसे आते हैं, जीरो। मतलब आप सारे फोर्स को ऐड जब करोगे तो कोई इस डायरेक्शन से लगेगा, कोई इससे, तो आपने सेम डायरेक्शन वाले को ऐड कर लिया और अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस कर दिया। तो जब सबका जोड़ करोगे, सबका एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो। तो बैलेंस्ड फोर्स कैसा होता है, जिसमें नेट फोर्स हमेशा जीरो हो। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ओबियसली एक फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा या एक फोर्स हमेशा कम होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करने की कंडीशन में आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर है इसमें, एक और चीज़ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ना, मैं ऐसे लिख रही हूँ बैलेंस्ड फोर्स। जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, अगर किसी रनिंग ऑब्जेक्ट की बात करें, मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है। हमेशा आप ये इमेजिन करके मत चलिए कि जो स्टॉप है चीज़ें उन पे ही बस फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है और वो रुकी हुई है, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन की जो कंडीशन होती है ना, मोशन, उसमें बैलेंस फोर्स लगता है। कैसे लगता है कि कोई कार है आपकी, ये ठीक है, ये आपकी कार है, ये रोड पे जा रही है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये कार कैसी है, ये फोर्स लगा रही है रोड पे, रोड भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तब जाके ये आगे बढ़ रही है ना। जैसे हम भी जब चलते हैं ना, ये हमारे जूते हैं, ये हमारे पैर हैं, तो हम भी क्या करते हैं ना, इस रोड को पीछे पुश करते हैं। हमारे पैर, कभी नोटिस करना, ऐसे 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 चलते हैं, हम हमेशा रोड को पीछे पुश करते हैं, रोड हमें आगे फॉरवर्ड करता है, बराबर फोर्स लगते हैं, तब जाके हम मोशन की कंडीशन में आते हैं। तो बैलेंस फोर्स से क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन होती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो वहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहें इसमें एक्सेलरेशन, मतलब इसकी स्पीड कैसी हो, बदलती जाए, धीरे धीरे बढ़ जाए, धीरे धीरे घट जाए, है ना। गाड़ी में एक्सेलरेट करते हो ना, एक होता है मोटरसाइकिल पर बढ़िया बैठे और चल रही है गाड़ी, और दूसरा होता है डट डट डट, एक्सेलरेट करते हैं ना उसको। तो वो कंडीशन अगर आप ला रहे हैं ना, एक्सेलरेशन ला रहे हैं ना अपने उसमें, तो वो क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। जब आप ये यूनिट अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें एक क्वेश्चन भी है, शायद पहला ही क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप का स्टेटमेंट दिया गया है। वो अच्छा, एक चीज़ आप देखना, जो फर्स्ट लॉ है ना, उसके अंतर्गत इनर्शिया आता है ना। इनर्शिया की वही तो प्रॉपर्टी है। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि आपको रूल क्या है, लॉ क्या है, आपको कोचिंग आना है पढ़ने के लिए, पर आप आ नहीं गए अनटिल अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, आपकी मम्मी का चाटा न लगाया जाए। अप्रोच करने का जो रीजन था वो इनर्शिया है, वो आलस है। सेम चीज़ कि फर्स्ट लॉ में क्या है कि कोई चीज़ मोशन में है, मोशन में रहेगी, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना उस पर लगे। और वो नेचर जो है उसका अपोज करने का, वो क्या है, इनर्शिया। तो जब हम गीले कपड़ों को फटकारते हैं तो क्या होता है कि कपड़े के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे है, वाटर ड्रॉपलेट उसके अंदर दसे हुए हैं पूरे। अब हमने जैसे ही कंबल को फटकारा तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हुए, वो तो अपनी पोजीशन में थे, उनको तो हिलना ही नहीं था। आपने कपड़ा फटकारा तो फटाक से नीचे गिर गए। सेम बस या कार में हमारा बैठना होता क्या है, हम बस या कार में बैठे हुए हैं, हमें तो चलना नहीं था और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो हम कैसे हो जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एकदम से हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, पीछे छूट जाती है। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है,
तो आपकी बॉडी भी गाड़ी के साथ साथ फॉरवर्ड हो रही है। अब अचानक से ब्रेक लगा दिया गया, तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, हमारी बॉडी आगे झटका खा जाती है क्योंकि गाड़ी तो रुक गई और हमारी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाह रही थी। तो इनर्शिया की वजह से मान लो, है ना। फिर लगेज टाई, यही बस के ऊपर, बस की छत पर हम लगेज को टाई कर देते हैं, है ना, कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि बस में अचानक से ब्रेक लगेगा और लगेज फिर नीचे गिरने का डर है। चौथा कॉइन का, तो एक ग्लास है पानी का ले लो, कांच का ले लो, कैसा भी ले लो, ग्लास ले लिया, उसके ऊपर हमने एक पेपर रखा, उसके ऊपर एक कॉइन रखा। अब हम इस पेपर को सडन हटाएंगे तो ये कॉइन इसमें गिर जाएगा। तो ये एक एग्जांपल होता है किसका, इनर्शिया का, मान लीजिए, है ना। ये एग्जांपल किसका है, इनर्शिया का, कि इनर्शिया की वजह से वो तो हटना नहीं चाह रहा था, है ना। तो ये जो फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया है, ये काफ़ी इंटर रिलेटेड है। तो कुछ एग्जांपल जो है इनर्शिया के हैं, कुछ एग्जांपल जो है फर्स्ट लॉ के हैं। अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा लग रहा है, तो सेकंड लॉ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेकंड और थर्ड लॉ, और उसी क्लास में हम न्यूमेरिकल्स और बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन पर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को स्प्रेड करें और बढ़ाएं मेरी टीचिंग को थोड़ा सा आगे। थैंक यू।